start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in the last session, if I am able to record it correctly, मैं खाली फिल्टर एड्स के हवाले से हम डिस्कशन कंप्लीट कर चुके थे कि फिल्टर एड क्या होते हैं। मेनली वही चीज़ है कि ये इनकम्प्रेसिबल केक्स बनाते हैं पोर फॉर्मेशन को, मतलब पोर ब्लॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए और फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमें मेनली डिस्कस अब ये करना है कि इक्विपमेंट्स कौन से इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा, इक्विपमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो कोर्स आउटलाइन भी लिखा हुआ है, और हम अगर देखें तो प्लेट और फ्रेम फिल्टर या फिल्टर प्रेस, सिंपली फिल्टर प्रेस भी लिखा होता है। ये अक्सर बुक्स में कॉमनली लिखा हुआ होता है, और इंडस्ट्री में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी हैवी है, क्लीनिंग में टाइम लगता है, लेकिन बड़ा इफेक्टिव है फिल्ट्रेशन के हवाले से। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पर ये वर्टिकली इसको प्लेस किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन देख लें, ऑपरेशन देख लें। मेन बस आप ये देखिएगा कि इसमें फ्रेम और प्लेट्स हैं। अब ये फ्रेम और प्लेट्स किस तरह होती हैं, इससे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। यहाँ से एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग इसी से बेहतर होती है, इस तरीके की जो पिक्चर आती है। तो आप भी इसी को देखिएगा। जो चीज़ मुझे बेहतर लगती है मैं वो कोशिश करता हूँ आपसे शेयर करूँ। जस्ट लाइक कि इधर आपके पास ये प्लेट्स और फ्रेम्स हैं। ये पूरी ये प्लेट है, और ये पूरा फ्रेम है, और इसमें आपके फिल्टर क्लॉथ्स लगे हैं। अगर आप साइड व्यू देखें इसका, तो यहाँ से आप अपनी स्लरी को फीड करेंगे। स्लरी आपने फीड की, और ये स्लरी यहाँ से पास होगी, इधर आएगी, और यहाँ से फिल्टर क्लॉथ से गुजरेगी। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर रहे हैं, फीड यहाँ पर आएगी, और फीड यहाँ से आके इधर हम फोर्स करेंगे, और यहाँ से जो केक होगा, जो सॉलिड कंटेंट होगा, वो यहीं पर रुक जाएगा, और बाकी फिल्ट्रेट इधर जाएगा, और इसे आप कलेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसको देखें तो वी हैव टू प्रेस, प्रेस करेंगे। मतलब ये इतना था, यहाँ से हम इसको प्रेस करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको फोर्स स्क्वीज कर रहे हैं। इस तरह कपड़ा नहीं छोड़ते हैं ना, उसी तरीके की चीज़ होगी, आप स्क्वीज कर रहे हैं, लिविंग बिहाइंड दी सॉलिड। दिस इज केक। अब आप इधर ये बॉटम में जो इलस्ट्रेशन है, दिस इज केक, ये वो अनवांटेड रेजिड्यू है, सॉलिड कंटेंट, इसे आप रिमूव करना चाह रहे हैं। और जो लिक्विड है, लिक्विड आपने इधर से आपने कलेक्ट कर लिया, जो कि आप इसको कलेक्ट कर लेंगे नीचे। सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्टर प्रेस। इसमें प्लेट और फ्रेम एक सीक्वेंस में लगे हुए, जस्ट लाइक दैट। मैं प्रीवियस स्लाइड पर अगर मैं जा सकूं तो, यार ये बड़ा तंग करता है, पर ये हम आगे आ गए हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि इसमें जैसे सीरीज लगी हुई है, ये केक बनेगा, यहाँ से फ्लूइड मूव होता हुआ जाएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और मजीद टाइप जो ज़्यादा जिसकी एप्लीकेशन वाइड है, रोटरी ड्रम। स्क्रीन पे आई डोंट नो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। बहरहाल, ये रोटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर है। इसको बुक्स में देखेंगे तो कहीं पर सिर्फ ड्रम फिल्टर लिखे होंगे, कहीं पर रोटरी ड्रम फिल्टर लिखा होगा, कहीं पर रोटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर लिखा होगा। वैक्यूम अगर हम अप्लाई करें तो रोटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर पूरा नाम हो जाएगा। वैक्यूम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दिस इज रोटरी ड्रम फिल्टर। और अगर आप इसको रोटेट नहीं कर रहे, रोटेशन तो खैर इसका फंक्शन हो गया ना, तो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, ड्रम फिल्टर तो ये हर सूरत में कराएगा। अब ये काम किस तरह कर रहा है, काम इस तरीके से कर रहा है। अगर आप इधर देखें तो ये दिस इज अ स्लरी। अब हो ये रहा है कि ये ड्रम है, इस ड्रम पर आपने फिल्टर क्लॉथ लगाया हुआ है। अब ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, अपने साथ कुछ स्लरी को लेकर जा रहा है। जब स्लरी को लेकर जा रहा है, यहीं पर ही वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, यहाँ से इसको सक्शन कर रहा है। लिक्विड यहाँ पर सक्शन इसकी हो जाएगी, और लिविंग बिहाइंड द लेयर ऑफ केक। जब ये यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक स्क्रैपर लगा हुआ होगा, स्क्रैपर कोई नाइफ, जो कि इस जो केक है इसे यहाँ से रिमूव कर देगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर देख सकते हैं। इसको स्कीमेटिकली प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। अगेन वही ड्रम जो कि रोटेट हो रहा है, टेकिंग द स्लरी विद इट। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का फिल्टर क्लॉथ, और फिल्टर क्लॉथ के साथ साथ ही जैसे आप यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, यहाँ पर सक्शन आपने क्रिएट की हुई है। फ्लूइड यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट में आ रहा है, यहाँ से कलेक्ट हो रहा है। आप कलेक्ट कर लेंगे लिविंग बिहाइंड दैट सॉलिड, और ये सॉलिड यहाँ पर स्क्रैप अप हो जाएगा, और ये ड्रम दोबारा यहाँ से रोटेट होगा, एंड साइकिल विल गोइंग ऑन। वॉशिंग करनी है तो वॉशिंग की तरफ इधर आ जाएगा। ये वॉश्ड जो वाटर है वो अगेन इसमें जाएगा, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। आपने यहाँ पर सक्शन है, यहाँ पर आपने प्रेशर कम कर दिया है, तो अगेन
इसको, अगर आपने इसको क्या कह रहा था मैं, एक एक डिस्ट्रक्शन हो गई थी। पर वॉशिंग एरिया, मैं ये कह रहा था कि अगर हम यहाँ पर सक्शन कर रहे हैं, इस सक्शन के साथ ही अगर आपने यहाँ पर इसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया, अगर प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकेंगे। अभी वो बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी सिंपली वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया, सक्शन इससे बेहतर होगी, तो फिर आप फोर्सिबली फ्लूइड को यहाँ से मूव करा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में मेरे ख्याल लीफ फिल्टर्स आने हैं। लीफ फिल्टर्स, इस तरह प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स आपने देखे थे, इसी तरीके से आप लीफ फिल्टर को देख लें। अगेन इसकी ये प्रेजेंटेशन, हर एक फ्रेम है, हर एक फ्रेम है जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है सील्ड वेसल में। इसकी कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे पहले समझ लें। ये सिंपल फिल्टर लीव है, और इसको देखें और इसे देखें। पार्ट ए सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, और पार्ट बी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर क्लॉथ के साथ ये सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल में जिसमें आप कलेक्ट करेंगे अपने फिल्ट्रेट को। देखें स्लरी इसके अंदर आ रही है, स्लरी को आप खींच रहे हैं, फिल्टर क्लॉथ पे जो भी सॉलिड इसका रेसिड्यू है वो रुकेगा, फ्लूइड अंदर तक चला जाएगा, और फ्लूइड जब अंदर आ रहा है आप इसे कलेक्ट कर लेंगे। अब इसे आप किसी भी तरीके से कलेक्ट कर लें। इससे ये वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट इसमें शो हुई हुई है, वर्टिकली डाउनवर्ड आप मूव करना है। बहरहाल इन शॉर्ट ये एक इंडिपेंडेंट सेल है जिसमें आप स्लरी को मूव कर रहे हैं, स्लरी फिल्टर मीडियम से पास होके जा रही है जिसमें फिल्ट्रेट फिर आप कलेक्ट कर रहे हैं। एक और टाइप आ रही है सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन। अगेन एक एक कंटेनर जिसमें आप यूँ समझे कि दिस इज देयर इज अ सेंटर शाफ्ट, और इस सेंटर शाफ्ट को आप स्पिन कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट है, तो ये फ्लूइड है, फ्लूइड इज फोर्सिंग toward fluid is forced, that slurry and fluid is forced towards the wall of the container, जहाँ पर आपका फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है। फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है तो अगेन फिल्टर क्लॉथ पे सॉलिड रुक जाएगा, फ्लूइड जाएगा, तो फिर ये जो आउटर लेयर है यहाँ पर इसे आप कलेक्ट कर लेंगे। आप कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद जहाँ भी आपको यूज़ करना है यूज़ कर लें। सो ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन है, यहाँ पर फोर्स्ड नहीं हो रही, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट नहीं हो रही, यहाँ पर आप सॉरी सॉर्ट ऑफ फोर्स फिल्ट्रेशन है। लेकिन फोर्स फिल्ट्रेशन में ऐसा हो रहा है कि आप टेंजेंशियली इसको मूव करा रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं ताकि ये फिल्टर क्लॉथ की तरफ जाए। इट्स नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बाकी ये पीलर सेंट्रीफ्यूज है, पुशर सेंट्रीफ्यूज है, इन्वर्टिंग फिल्टर सेंट्रीफ्यूज है, इनका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे फिर आप देख लीजिएगा। बस ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, नेम खुद इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पार्टिकल साइज के रिमूवल की बात है। माइक्रो फिल्ट्रेशन में आपका टारगेट इस ये रेंजेस हैं जिसमें बैक्टीरिया फंजाई आते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप 100 माइक्रो नैनोमीटर तक की आप पोज रख रहे होते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रोटीन की रिमूवल है। नैनो फिल्ट्रेशन आप उससे भी नीचे आते हैं, मेनली ये वाटर फिल्ट्रेशन की तरफ आप चले जाते हैं। क्योंकि ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में या तो आप ये सरफेस फिल्ट्रेशन रखेंगे या फिर आप ये डेप्थ फिल्टर रखेंगे। डेप्थ फिल्टर में वो ये सीरीज है। अच्छा, एक और चीज़ आ रही है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में बजाय इसके कि आप ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट हो, यहाँ पर क्रॉस टेंजेंशियल मूवमेंट होती है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो हमने कहा था, यहाँ पर ये टेंजेंशियली मूव कर रहा होता है। सो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, जिसमें ये कुछ टाइप्स आ गई विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल साइज जिसे आप रिमूव करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी की एक्सटेंशन में बात करें कि आप मेम्ब्रेन फिल्टर को देख रहे हैं या सरफेस फिल्टर, चले मेम्ब्रेन के बजाय आप सरफेस फिल्टर को देख रहे हैं, सरफेस फिल्टर को देख रहे हैं, तो एक और स्ट्रेटजी है ग्रेन्युलर मीडिया। बजाय इसके कि आप एक लेयर बनाएं, मतलब फिल्टर क्लॉथ रखें, मेम्ब्रेन्स रखें, हम ये करते हैं कि एक ये लेयर्स हम अंडर ये हम लेयर्स लगा देते हैं। लाइक जहन में रखिएगा, यहाँ पे आप कोई प्रॉपर फिल्टर क्लॉथ यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप ग्रेनुलर मीडिया ऐड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल साइज। कोर्सर पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, बहरहाल जब तक आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ पोर्स ना आ जाए। तो आप इसको समझ लें सॉर्ट ऑफ फिल्टर एट कह लें, सॉर्ट ऑफ पोरस स्ट्रक्चर, पोरस मटेरियल है, सॉर्ट ऑफ टॉर्चरस पाथवे। पोर्स बाहर आ लें, लिक्विड को यहाँ से गुजरना पड़ेगा और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फिल्टर क्लॉथ आप इस स्ट्रेटेजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर ग्रेनुलर मीडिया या डीप बेड फिल्टर्स। मजीद डिटेल यहाँ पर लिखी है।
अच्छा, अब चूंकि हम इस तरफ आ रहे हैं फिल्ट्रेशन की तरफ, आप देखें, जब हम स्टरलाइजेशन थ्रू फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, होपफुली आपने सेकेंड ईयर में इसको देखा होगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टरलाइजेशन की जिसमें हम ये कर रहे थे कि कोई वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ना मिले। तो जब हम 0.22 माइक्रोन का फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, उससे पास होने के बाद वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि अब हमें जो जो भी हमारा फिल्ट्रेट है उसमें कोई वायबल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो हम इसे प्लेस करते हैं। उससे पहले हम 0.45 माइक्रोन का फिल्टर भी प्लेस कर सकते हैं। डेप फिल्ट्रेशन अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो हम यहाँ भी स्टरलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। बस जहन में यहाँ पर हमें ये रखना है, आगे भी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आएगी, कि अगर हम अपने कंटेंट को, जो भी हमारा लिक्विड है, जो जो भी चीज़ है, उसको अगर हम डायरेक्ट 0.22 माइक्रोन से फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, जस्ट इमेजिन द पोर साइज ऑफ 0.22 माइक्रोन या माइक्रोमीटर से भी कम है, माइक्रोमीटर का भी ये 25% है। तो लिक्विड है, आइडियली वाटर होगा, उसकी सरफेस टेंशन को देखिए, उसमें से गुजर नहीं सकेगा, और अगर आप यहाँ पर आप फोर्स फीडिंग करेंगे तो इट में डैमेज द फिल्टर, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सीरीज ऑफ प्री फिल्टर्स हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। हमने जैसे देखा 0.22 से ऊपर 0.45 आपने लगाया, उससे ऊपर आप मे बी आप 1 माइक्रोन का लगा दें, 10 माइक्रोन का लगा दें, 5 का लगा दें, 3 का लगा दें, बहरहाल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट योर मेन फिल्टर। यहाँ पर आपका जो बर्डन है, बर्डन कम से कम आएगा, मेन बर्डन ऊपर ही फिल्टर आउट हो जाना चाहिए। आप कोशिश करते हैं कि यहीं पर ही हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा डेंस पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, तो आप 10 माइक्रोमीटर से ऊपर के भी फिल्टर आप लगा सकते हैं। इट्स ऑल लाइक, जब आप मीडियम को देखेंगे तो उस वक्त ही आप इसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मूविंग फॉरवर्ड, ये समरी, अब तक जितने हमने डिस्कस किए हैं, ये फिल्टर्स और इसके मीडियम्स, इनकी एक समरी आ गई है। ये सिंपल एक टेबल है, सिंपल सा टेबल है, इसे आप देख लीजिएगा। स्केल अप चीज़ मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आई एम कॉन्फिडेंट कि मॉर्निंग सेशन में डिस्कस करते कि स्केल अप क्या चीज़ होती है, वही 10% का मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अगर आप आखिर में देखें, पायलट टेस्टिंग रिक्वायर्ड, तो ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है। इसके लिए फॉर्मूले को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, आप में से कोई जो इंटरेस्टेड हो वो मुझसे फिर आगे डिस्कस कर सकता है, मैं क्लास में डिस्कस इसको नहीं कर रहा, इट विल टेक सम मोर टाइम। सिंपल सी चीज़ है, इसको आप ऐसे लेकर जाएं कि लेबोरेटरी में जो भी आपका एक्सट्रैक्ट है, जो भी मटेरियल है, उसको फिल्ट्रेशन के हवाले से जो भी आपने स्ट्रेटजी, जो भी आपने ऑप्टिमाइज तरीका निकाला है, उसे कमर्शियल स्केल पर ले जाने से पहले आप कमर्शियल स्केल के 10% पहले टेस्ट करें। पहले टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद अगर वो उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है प्रोसेसिंग कंडीशन के हवाले से, या किसी भी हवाले से, फिर आप उसको दोबारा या तो लैब स्केल पर जाएं या उसे पायलट स्केल पर आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, देन गो टू द मेन स्केल, कमर्शियल स्केल। क्यों? ये चीज़ें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बड़ा बैच जो कि शायद यहाँ पर 1000 लीटर लिखा हुआ है, इसका लॉस 1200 ml के लॉस से में कंपेरेबल है। दिस इज सिंपली द स्केल अप। अगेन, जब हम इसके बाद जाते हैं, स्केल अप के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, तो वी हैव टू कंसीडर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में यूजुअली आप जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो कर लें। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी ही होती हैं। अब इसको आप आईसीएस गाइडलाइंस में Q7 Q11 पे Q10 में भी है, इसमें चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें जो भी स्ट्रेटजीज हैं आप उन्हें अप्लाई करते हैं, कुछ आउटलाइन मैंने कर दिया, आगे आपको प्रेजेंटेशन में नज़र आ जाएंगी। अच्छा, ये देखिएगा कि गाइडलाइन में ऐसा नहीं लिखा होगा फिल्ट्रेशन में इस तरीके से करना है, कुछ हिंट दिए होंगे, लेकिन आपको अपने प्रोटोकॉल्स खुद बनाने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे इक्विपमेंट डिज़ाइन है, इक्विपमेंट डिज़ाइन में ये लिख दिया, ये 316LSS, ये क्या चीज़ है? ये बस ये बता रहा है कि जो आपका इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेनलेस स्टील का होगा, और स्टेनलेस स्टील का भी 316 ग्रेड है। बाकी इंटरनल सरफेस का क्या रेजिस्टेंस है, डेड लेग्स हैं नहीं है, ड्रेनेबिलिटी होनी चाहिए। फिल्टर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वैलिडेट कर लें कि वाकई उतना ही उसका साइज़ है जितना साइज़ उसमें क्लेम हुआ हुआ है। अगर आप कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें। इंटीग्रिटी टेस्टिंग, फिल्टर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेप फिल्टर कह रहा हूँ, वो जो ग्रेनुलर मीडिया है, ग्रेनुलर मीडिया को छोड़ के जो भी है, जो आप सरफेस फिल्ट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटीग्रिटी देख लें उसकी, कहीं ये टूट फटा हुआ तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है। उसके लिए बबल पॉइंट टेस्टिंग आप लोग कर रहे होते हैं, मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन है। अगर इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी तो ऊपर लेबल पे मे बी 0.45 माइक्रोन लिखा होगा, लेकिन शायद अगर एक उसमें से वायर निकल गया तो वो 0.45 नहीं, फिर शायद वो 0.9 माइक्रोन का बन जाएगा। तो ये आपका जो आउटपुट है उसे डिस्टर्ब करेगा। ये सारी बातें कि जीएमपी की जो रिक्वायरमेंट है, जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं किसी कोई
रेगुलेटरी बॉडी विजिट करती है, तो रेगुलेटरी बॉडी मेनली किन चीज़ों को देखेगी? वो प्रोसेस को नहीं देखेंगे, प्रोसेस तो सबका एक ही होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। इक्विपमेंट आप क्या यूज़ कर रहे हैं वो यकीनन उसकी बेसिस हो, क्या है के पास रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही, क्या क्या जो क्वालिटी मेंटेन है उसको चेक करने के लिए आमतौर पर वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, और ये मिलेंगे डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे कभी इंटरेस्ट के साथ। तो इन गाइडलाइंस आपको ये 7 लिखा हुआ है, Q7 है, Q11 है, और यहाँ पे Q10 भी लिखा हुआ है, ये आपको थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज अब ऐसा ही कि लाइक इन ये ऑनलाइन में इसको हम इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन बना नहीं पा रहे हैं, और इन पर्सन अगर हम इसको करते तो शायद हम बेहतर करते। बहरहाल जस्ट अ टेक्स्ट, और मेरा ख्याल है कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो गई हैं। तो आप एग्जाम्पल्स ये प्रॉब्लम से देखिएगा, प्रॉब्लम से देखने के बाद फिर आप इसका जो भी सोल्यूशन है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो इसमें मेंशन है। इसी तरीके से आगे भी केस स्टडी होगी, अ, आगे भी केस स्टडी उसे आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसे ज़रा सा आप देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा। जितना मुझे एक दो ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, एक आध बुक से देखा था, कुछ एआई की हेल्प ली थी, उन सब के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हैं कि फिल्ट्रेशन के हवाले से जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका क्या रूट कॉज हो सकता है उसे लिस्ट कर लिया, करेक्टिव एक्शन है। इसमें बस आप ये देखिएगा कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज स्किल। अगर मैं और आप कहीं पे काम कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के हवाले से प्रॉब्लम क्या होती है, वी शुड नो। मतलब हमें फिल्ट्रेशन करनी है, कहीं पर रेट डिस्टर्ब हो रहा है, अब रेट डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, या फिल्ट्रेट में टर्बिडिटी आ रही है, या फिल्ट्रेशन के बाद जब हम देख रहे हैं जो कि हमें एपीआई अगर उसमें था, एपीआई का लॉस आ रहा है, वो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आपका जो डिजायर्ड एट्रीब्यूट है, डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो वर्कर आइडेंटिफाई कर देगा, या जो भी टेस्टिंग है वहां पर आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब मेन चीज़ है कि उसका एक्चुअल रीजन हमें ढूंढना है। देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस। ठीक है, हम अपनी नॉलेज से अप्लाई करेंगे, जितनी नॉलेज है हम उसे अप्लाई करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल टर्बिड फिल्ट्रेट है, टर्बिडिटी आ रही है, टर्बिडिटी मतलब क्लेरिफिकेशन नहीं हुई, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो टर्बिडिटी आ रही है, या यूं कह लें कि उसके अंदर पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या रीजन होगा? फिल्टर जो क्लॉथ है आपका वो डैमेज हो गया। मेन तो यही चीज आएगी, डैमेज हो गया, डैमेज क्यों हो गया? हो सकता है लोड ज्यादा पड़ा हो। तो इस तरीके से हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और रूट कॉज को अगर हम आइडेंटिफाई करेक्टली कर पाए, तभी हम करेक्टिव एक्शन उसका सजेस्ट कर सकेंगे। इसको अगर आप देखिएगा, तो सिंपली जो जो इसके रूट कॉजेज हैं इसी को आप कवर कर रहे हैं। पोस्ट टू लार्ज हैं या डैमेज क्लॉथ है, रिप्लेस द क्लॉथ। ठीक है, तो मेन एरिया आपका यहाँ पर आ रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रॉब्लम को कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसको कनेक्ट करने के लिए मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। और इसके लिए आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वो डार्सी इक्वेशन से शुरू कीजिएगा, और इक्विपमेंट के फंक्शन तक इन्हें देखें, फिल्टर क्लॉथ को देखें, फिल्टर एट के यूज़ को देखें। उसके बाद फिर हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा, अगर हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो हम करेक्टिव एक्शन भी सजेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इससे द मेन थिंग, ये मुझसे और आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ प्रोफेशनल, कि प्रॉब्लम हमें बता दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हो गया, वर्कर ने बता दिया, क्यूसी से आ गया, जहाँ से भी ये आ गया। अब हमें रीज़न ढूंढना है, रीज़न ढूंढेंगे, और रीज़न ढूंढने के बाद फिर उसका करेक्टिव एक्शन लेकर आएंगे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके रूट कॉजेज लिखे हुए हैं, लेकिन नॉट लिमिटेड टू हेयर। ये इसी तक नहीं है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी ये वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट को देख लीजिएगा, इसमें ऐसा नहीं है, केस स्टडीज है, केस स्टडी को भी ऐसे ही देख लें। यहाँ पर ये तकरीबन फिल्ट्रेशन की चीज़ें ऐड हो रही हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कुछ अरेंज किए थे, खैर अब तो बहुत अरसा पहले आप लोगों से शेयर कर लिए थे। इसमें बस आप सिर्फ ये देख लीजिए, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है, ये मैं नहीं पूछ रहा और ना कोई आपसे पूछने वाला एग्जाम में। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं, या आप एटलीस्ट इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं, तो यू हैव समहाउ हैव सम अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने में भी कोई मसला नहीं हो रहा, एआई की हेल्प ले लें। एआई की हेल्प लेने के बाद भी या सर्चिंग के बाद ही बस सिर्फ ये देखिएगा कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट सोल्यूशन, या जो जो भी इसका आंसर आ रहा है वो आप समझ सकते हैं। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। अगर आप समझ पा रहे हैं जो आंसर है तो ठीक है, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड, हम हर चीज़ मेमोराइज नहीं कर सकते। तो जितना आप बेहतर इन आंसर्स को निकाल सकते हैं,
मतलब विद मिनिमम सर्चिंग उतनी ही आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद इसके आंसर निकालने पड़े तब भी प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट यू कैन सर्च। सर्चिंग तो कर रहे हैं ना। अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है लेकिन आप आंसर समझ नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर आप खुद कीजिएगा, जीरो से फिर पढ़ना शुरू कर दें। बाकी दिस इज समरी। प्रेजेंटेशन एंड हो रही है। अच्छा, अब सिलसिला ऐसा है कि इसके बाद फिल्ट्रेशन यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों की तरफ से किसी किस्म के क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन लेने को तैयार हूँ। अगला टॉपिक एवेपोरेशन का होगा। एवेपोरेशन अभी मैंने इवनिंग में सुबह ही डिस्कस किया, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँगा आप लोगों से। और मटेरियल आप लोगों के पास ऑलरेडी है। उसके हवाले से भी क्वेश्चन होगा तो इन सर पर्सन काइंड क्लास में कर लेंगे। फिल्ट्रेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। जी, फिल्ट्रेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आ रहा था या कोई कंसर्न था, कोई कमेंट था तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि होपफुली चीज़ें कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं सकता बैंडविड्थ की प्रॉब्लम की वजह से। क्वेश्चंस हम लेते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं बिल्कुल ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस हद तक की अंडरस्टैंडिंग है। सामने बैठे होते तो चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है या बात करके अंदाज़ा हो जाता है कि किस तक की अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ रिपीट करना है कहाँ रिपीट नहीं करना। बहरहाल जो कुछ ये बोला है, प्रेजेंटेशन और मटेरियल आप लोग के पास मौजूद है, आप इसे देख लीजिएगा। इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन, जो भी नेक्स्ट फर्स्ट इन पर्सन क्लास आती है हम उसमें इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। एवेपोरेशन के हवाले से जो मैंने इवनिंग में मटेरियल मटेरियल तो वही शेयर किया जो कि आपसे शेयर किया, जो जो भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास की वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। वही मोनोलॉग ही है, क्वेश्चंस तो है नहीं उसमें भी। तो आपसे भी मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, तो दो चीज़ें मतलब डुप्लीकेट करने के बजाय बेहतर है कि मैं उसी को शेयर कर लूँ। ठीक है, फिलहाल अगर कोई कमेंट नहीं है, कोई सर क्वेश्चन। जी सर बात सुने। बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। सर मिड्स के जो टॉपिक्स हैं उसको एक दफा प्लीज सही से बता दें, थोड़ा सा मैस क्रिएट हो रहा है। इन पर्सन कीजिएगा। जब इन पर्सन करेंगे यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिस्पांस आता नहीं है, मुझे ये नहीं पता होता मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या बात नहीं कर रहा। मंडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, मंडे ये बात कर लीजिएगा। और वैसे ही मिड के हवाले से कोई मैस नहीं है, जो कुछ पढ़ाया गया सब कुछ ही शामिल होगा ना इसमें। इसमें प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है।